तो आज हम लोग श्लक्ष्ण गुण पढ़ेंगे। भूत का श्लक्ष्ण गुण। तो आप लिखिए श्लक्ष्णः मसृणः। नेक्स्ट लिखिए यस्य द्रव्यस्य रोपणे कर्मणि शक्तिः स श्लक्ष्णः। नेक्स्ट लिखिए श्लक्ष्णः स्नेहं विना अपि स्यात् कठिनो अपि हि चिक्कणः। कठिनो अपि हि चिक्कणः। भाव प्रकाश पूर्वखंड छठा अध्याय 206 नंबर। एक और देखिए श्लक्ष्णः पिच्छीवत् ज्ञेयः। ये सुश्रुत के सूत्र स्थान के 46वें अध्याय 521 नंबर गद्य से है। इस पर कुछ टीकाकारों ने टीका लिखी है, उसको लिख लीजिए। श्लक्ष्णः मसृणः खर विपरीतः। इसमें कहा गया कि श्लक्ष्णः स्नेहं विना अपि स्यात् कठिनो अपि हि चिक्कणः। ये भाव प्रकाश ने कहा, मतलब कि जिन द्रव्यों में चिकनापन होता है परंतु स्नेह नहीं होता, वे द्रव्य श्लक्ष्ण गुण से युक्त होते हैं। यानी कि ये कहा कि चिकनापन भी हो और साथ साथ में कठिनता भी हो, लेकिन स्नेह ना हो, ऐसा भाव प्रकाश का कहना है। लेकिन ये बात उतनी सही नहीं है। इसके लिए जो आपने टीका लिखी है श्लक्ष्णः मसृणः खर विपरीतः, ये खर के विपरीत है। खर गुण रेजिस्टेंस कारक होता है और श्लक्ष्ण गुण जो है वो रेजिस्टेंस रहित होता है, यानी प्रतिरोध रहित। इसीलिए श्लक्ष्ण गुण आकाश का गुण है, क्योंकि आकाश में किसी भी प्रकार का प्रतिरोध नहीं होता। इसीलिए आकाश महाभूत को पढ़ते समय उसमें बताया जाता है अप्रतिघातत्वम, यानी किसी भी प्रकार का प्रतिघात नहीं होता। प्रतिघात नहीं होने का मतलब है किसी भी प्रकार का विरोध नहीं होना। विरोध नहीं होना, प्रतिरोध नहीं होना। ठीक है, तो ये बात टीकाकार की एकदम सटीक है, एकदम उत्तम है कि श्लक्ष्णः खर विपरीतः। खर मतलब खुरदरा या रेजिस्टेंस युक्त, किसी भी गति में बाधा डालने वाला, गति को रोकने वाला। और श्लक्ष्ण गुण किसी भी गति में बाधा न डालने वाला, यानी कि किसी भी प्रकार से गति का अवरोध नहीं करने वाला। ठीक है, तो ये आपको पूरी तरीके से ये बात एकदम निश्चित तरीके से समझ लेना है कि श्लक्ष्ण गुण है जीरो रेजिस्टेंस, नो रेजिस्टेंस, या बहुत ही अल्प रेजिस्टेंस। वैसे आकाश में तो किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंस होता ही नहीं, तो आप उसको नो ही मान के चलिए, नो रेजिस्टेंस, जीरो रेजिस्टेंस। किसी भी क्रिया में कोई भी बाधा न डालने वाला जो गुण है वो कौन सा गुण है? श्लक्ष्ण गुण है। क्योंकि देखिए अगर श्लक्ष्ण गुण बाधा उत्पन्न करने वाला हुआ, थोड़ा भी बाधा उत्पन्न करने वाला हुआ, तो श्लक्ष्ण गुण आकाश में रहता है और आकाश सर्वव्याप्त होता है। इसलिए फिर आकाश सभी जगह बाधाएं उत्पन्न करेगा, जो कि सही बात नहीं है। यानी आकाश किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करता, और उसका प्रमुख कारण क्या है? श्लक्ष्ण गुण। ठीक है, और इसी श्लक्ष्ण गुण का कर्म होता है अप्रतिघातत्वम, अप्रतिघात। ठीक है, यानी जब कोई द्रव्य श्लक्ष्ण गुण से युक्त होगा तो वो अप्रतिघात का कर्म करेगा, किसी भी कार्य में या किसी भी घात का जवाब नहीं देगा। जैसा कि आपने न्यूटन के लॉ में पढ़ा है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, लेकिन न्यूटन को ये नियम पता नहीं था कि आकाश में क्रिया की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। और वो क्यों नहीं होती? श्लक्ष्ण गुण के कारण नहीं होती। तो अब इस तरीके से हमने जाना कि जिसमें जितना ज़्यादा श्लक्ष्ण गुण होगा वो उतना ही प्रतिघात से या प्रतिरोध से रहित होगा। ठीक, महाभूत के जब हमने देखा कि कार्य के विपरीत दिशा में जो कोई द्रव्य बल लगाए उसी को प्रतिरोध कहते हैं। कार्य ना होने देने के लिए या कार्य की गति को कम करने के लिए या नियंत्रित करने के लिए जो बल लगाया जाता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो शुद्ध आकाश में ये नहीं होता। तो पहचान कैसे करें? पहचान
सुलक्षण गुण वाले जो भी द्रव्य होते हैं उनको हम कैसे पहचानें। तो पहली बात, मोटे मोटे तौर पे आचार्यों ने कहा कि सुलक्षणः मसृणः, और मसृण का मतलब होता है अकर्कशम, कर्कश नहीं होना। अकर्कश का मतलब है कर्कश नहीं होना, और कर्कश का मतलब होता है जो चुभता हो। कर्कश का मतलब होता है जो चुभता हो। अब चुभने को वो आपके स्पर्श इंद्रिय में भी चुभ सकता है, आपकी आंखों में चुभ सकता है, आपके है ना कानों में चुभ सकता है। जैसे कर्कश स्वर वो आपके कानों में चुभते हैं, ठीक है। यानी कि जो किसी तरीके से हमको कोई इरिटेशन पैदा करे, इरिटेशन पैदा करे, वो क्या है, कर्कशता है, ठीक है। तो इरिटेशन कब होगा, जब किसी के सामान्य क्रिया में कोई बाधा आएगी तब हमको इरिटेशन होगा, या जब कोई क्रिया किसी इंद्रिय को प्रिय नहीं लगेगी तब उसमें इरिटेशन होगा। इंद्रिय की जो क्रियाएं हैं, अब वो क्रिया यदि सामान्य तरीके से नहीं होगी, इंद्रिय को उद्वेलित करेगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, कर्कश, ठीक है। तो इससे हम अब कैसे जाने कि किसी द्रव्य में सुलक्षण गुण है कि नहीं। तो सबसे पहला पहचान है कर्कश नहीं होना, यानी अगर हम उस द्रव्य को स्पर्श करके देखेंगे तो हमारे इंद्रिय को, स्पर्श इंद्रिय को बहुत ही सुख कर स्पर्श लगेगा, यानी किसी तरीके से हमारी स्पर्श इंद्रिय वो उद्वेलित नहीं होगी, या हमारी स्पर्श इंद्रिय को क्या नहीं होगा, इरिटेशन नहीं होगा, ठीक है। उसको सुख स्पर्श लगेगा। दूसरा, किसी तरीके से यदि हम हाथ को उस पर फिराएं तो हमारा हाथ उस पर चिपकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, किसी तरीके से बाधा नहीं आएगी उसकी गति में, तो हम समझ लेंगे कि ये द्रव्य सुलक्षण गुण से युक्त है, ठीक है। तो अगर आप इसको और मोटे मोटे शब्दों में कहें तो वो जो भी द्रव्य होगा उसका पत्र, तना, पुष्प, फल आदि जो भी कोई आप द्रव्य का भाग देख रहे होंगे वो भाग चिकना होगा, स्पर्श में चिकना, ठीक है। तो स्पर्श में चिकना होगा तो आप समझेंगे कि वो सुलक्षण गुण से युक्त है। दूसरा, यदि किसी भी, देखिए, गति में अवरोध ना उत्पन्न होने का मतलब क्या है कि किसी भी परिवर्तन में, कार्य में रुकावट नहीं आना। तो जैसे इंद्रियों के जो कार्य हैं, सुनने का कार्य, देखने का कार्य, है ना, चखने का कार्य, सूंघने का कार्य, किसी भी कार्य में बाधा न डालता हो अगर कोई द्रव्य, तो आप समझ लें कि उस द्रव्य में सुलक्षण गुण मौजूद है, ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार से सुलक्षण गुण को मोटे तौर पे हम कैसे जानेंगे कि वो स्पर्श में चिकना होगा, ठीक है, कर्कश नहीं होगा, खुरदरा नहीं होगा, ठीक है। और जो जितना कम से कम खुरदरा है, या जिसके ऊपर हाथ फेरने पे कम से कम हाथ की गति का प्रतिरोध होता है, वो उतना ही अधिक सुलक्षण गुण से युक्त है, ठीक है। हाँ, तो मुख्य तरीके से हम ऐसा ही उसको देखेंगे तो जल्दी से जान जाएंगे, ठीक है। जैसे आप धातुओं में देखते हैं, जितने हम धातुओं के वायर्स बनाते हैं उनमें इलेक्ट्रिक पास करते हैं, तो जिसका जितना ज़्यादा प्रतिरोध होता है वो उतना क्षार गुण से युक्त होता है, और जिसमें प्रतिरोध बिल्कुल कम हो या जीरो हो वो क्या होता है, सुलक्षण गुण से युक्त होता है। तो ऐसे हम धातुओं के सुलक्षण गुण को जानेंगे, ठीक है। धातु से मेरा मतलब इस समय मेटल्स के बारे में है, ठीक है। अब हम लोग इसका उपयोग क्या करेंगे। चिकित्सा में हमें सुलक्षण गुण का उपयोग करना होगा। तो सुलक्षण गुण जब हम प्रयोग करेंगे कौन सी कंडीशन में, तो सबसे पहले तो ये है कि जैसे नर्वस कंडक्शन अगर बाधित हो रहा है, नर्व इम्पल्स कैरी होने में प्रॉब्लम आ रही है, या लॉस ऑफ एनर्जी ज़्यादा हो रही। लॉस ऑफ एनर्जी से मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फॉर्म में इम्पल्स कैरी होना चाहिए वो ड्यू टू रेजिस्टेंस हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। आप जानते हैं, जैसे आप इलेक्ट्रिक वायर्स को जानते हैं, जिन वायर्स का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है उसमें अगर इलेक्ट्रिक फ्लो कराते हैं तो कुछ समय बाद वो वायर बहुत गर्म हो जाते हैं, है ना। तो वैसा ही यदि हमारे शरीर में जो सेंस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लो होता है, वोल्टेज फ्लो कर रहा होता है, अगर हमारे शरीर में क्षार गुण बढ़ जाएगा तो हमारे शरीर में इम्पल्स प्रॉपरली कैरी नहीं होगा, और वो जहाँ से जनरेट होगा और जहाँ उसको रिसीव होना है वहाँ तक जाते जाते काफ़ी वीक हो जाएगा, वीक इम्पल्स पहुँचेगा। कारण बीच में वो हीट के फॉर्म में वो एनर्जी चेंज होती जाएगी,
तो हमारी इंद्रियों को सम्यक रूप से या प्रॉपर या जितना जो जैसा है वैसा ज्ञान नहीं होगा। जैसे सुनाई देने के लिए मान लीजिए आपने साउंड का इम्पल्स लिया, तो आपके ब्रेन में जो सेंटर है सुनने वाला, ठीक है, वहाँ पर बहुत कम इम्पल्स पहुँचेगा। कान से तो चलेगा, लेकिन कान से ब्रेन के सेंटर तक पहुँचते पहुँचते वो इम्पल्स हीट में जनरेट हो जाएगा और बहुत कम मात्रा में वोल्टेज पहुँच पाएगा। तो जो आपका ऑडिटरी सेंटर है ना, उसको बहुत कम इम्पल्स मिलने से बहुत थोड़ी सी साउंड सुनाई देगी। इसीलिए बुढ़ापे में आपने देखा होगा कि लोगों को सुनाई नहीं देता। अब वो सुनाई देता है, अगर आप बहुत ज़ोर से बोलते हैं तो उसको थोड़ा सा सुनाई देता है, बहुत ज़ोर से बोलते हैं तो थोड़ा सुनाई देता है। मतलब अधिक ऊर्जा देते हैं तो वो क्षीण होते होते उसके सेंटर तक, जहाँ से उसको वो परसीव होता है, जहाँ से रिसीव होता है, जहाँ से उसको पता चलता है, वहाँ तक उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू से कुछ ज़्यादा रह जाती है, इसलिए उसको पता चल जाता है कि आप कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, तो बात समझ पा रहे होंगे। इसीलिए आदमी बहरा होता है। तो वहाँ किस चीज़ की कमी हो गई? सुलक्षण गुण की कमी हो गई और खर गुण की अधिकता हो गई। ठीक है, तो ऐसे ही जब आपकी इंद्रियों के द्वारा कोई विषय बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का होता है तभी ग्रहण हो पाता है, तो इट मीन्स कि आपके शरीर में खर गुण की वृद्धि हो गई है और उसके विपरीत जो गुण है वो सुलक्षण गुण है। इसलिए आपको चिकित्सा में सुलक्षण गुण युक्त द्रव्य प्रयोग करने चाहिए। ठीक है, तो जैसे बहुत तेज रोशनी होती है तब आपको कुछ दिखाई देता है, अगर तेज रोशनी नहीं है तो नहीं दिखाई दे रहा है। इट मीन्स क्या है कि आपके शरीर में खर गुण की वृद्धि हो गई है। आप समझ पा रहे हैं? यदि खर गुण बढ़ जाएगा तो जितने धातुओं की गतियां हैं, मलों की गतियां हैं, है ना, वो सारी गतियां अवरुद्ध होने लग जाएंगी। तो चिकित्सा के तौर पे हमें क्या करना है? सुलक्षण गुण वाले द्रव्यों को चिकित्सा में प्रयोग करना चाहिए, जिससे फिर वो मलों को और मार्गों को दोनों का खुरदरापन या दोनों की कर्कशता उसका नाश कर दे। खुरदरापन नष्ट हो जाए या रेजिस्टेंस कम हो जाए तो फिर धातु भी और मल भी अपने अपने मार्ग के द्वारा आसानी से वो शरीर में फ्लो कर सकें, बह सकें, गति कर सकें। ठीक है, तो मल विबंध में आपको सुलक्षण गुण को चिकित्सा में प्रयोग करना चाहिए। अब इसके अलावा एक कंडीशन है, अगर आप देखें कि आपके शरीर में बहुत पिछिल गुण बढ़ जाए तो भी गति में अवरोध होता है, क्योंकि पिछिलता चिपकाने का काम करती है ना। तो इसीलिए अगर मांसपेशियों के बीच में अधिक मेद बढ़ जाए, वसा बढ़ जाए, है ना, तो वो मांसपेशियों के जो फाइबर्स हैं उनके फ्री मूवमेंट को वो हैम्पर कराती है। देखिए, वहाँ पे थोड़ा चिकनापन होना जरूरी है, थोड़ा स्नेह होना जरूरी है, मांसपेशियों में स्नेह होना जरूरी है। उसका कारण क्या है? स्नेह जो होता है वो हीट रेगुलेटर होता है। स्नेह या फैट जो है वो क्या है? हीट रेगुलेटर होता है। और आपकी मांसपेशियां जब काम करती हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का, तो वहाँ पे हीट फ्रिक्शन के कारण जनरेट करती है। इसीलिए व्यायाम करने पर आपके शरीर की ऊष्मा बढ़ जाती है। व्यायाम करते हैं तो शरीर गर्म होता है कि नहीं? Yes, sir. उसका कारण क्या है? मांसपेशियों के जो फाइबर्स हैं वो आगे पीछे आते जाते हैं, इससे आपस में रगड़ करके हीट पैदा होती है। ठीक है, लेकिन उस हीट को इंसुलेट करने का काम वहाँ कौन करता है? स्नेह करता है, फैट करता है। ठीक है, तो इसलिए तो स्नेह उसके बीच में होना आवश्यक है, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा यदि हो गया तो वो मांसपेशियों की गति को अवरुद्ध करेगा। ठीक है, चिपकने के कारण कुछ ज़्यादा ही चिपकने लगेगा, ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा क्लेदित होगा, ज़्यादा चिपकेगा। एक ऐसी स्थिति में हमें सुलक्षण गुण से युक्त द्रव्य चिकित्सा में प्रयोग कराने से वहाँ जो पिछिल गुण है, देखिए पिछिल का भी समन करता है सुलक्षण गुण, क्योंकि सुलक्षण गुण का एक ही कार्य है, किसी भी अवरोध को नष्ट करना। अब वो अवरोध चाहे खरता की वजह से हो रहा हो, चाहे पिछिलता की वजह से हो रहा हो। ठीक है, तो फिर इस तरीके से फैट डिपोजिशन को कम करना है तो भी जो है आपको सुलक्षण गुण चिकित्सा में प्रयोग करना चाहिए। और वैसा भी आप जानते हैं कि आकाश महाभूत में सुलक्षण गुण होता है, और जब आकाशीय द्रव्यों को आप चिकित्सा में प्रयोग करेंगे तो शरीर में अवकाश की वृद्धि होगी, और अवकाश की वृद्धि होगी तो पिछिल गुण की हानि होगी। ठीक है कि नहीं? Yes, sir. यानी जल
और पृथ्वी, इन गुणों की हानि होगी। ठीक है, क्लियर है? यस। हाँ, जैसा कि हमको पता है कि नहीं चिपकने वाला काम तो विशद गुण भी करता है ना? Yes. लेकिन विशद का एक जो प्रमुख कर्म है, वो विशद का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, साफ साफ होना, यानी एकदम एक चीज होना, क्लियर होना, जिसमें मल रहितता होना, वो है विशद गुण। Yes. इसीलिए विशद गुण भी आकाश में पाया जाता है, क्योंकि आकाश प्रायः मल रहित होता है। ठीक है? यस। हाँ, तो इस तरीके से हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि जो श्लक्षण गुण से युक्त द्रव्य होता है वो पूर्ण रूप से रेजिस्टेंस रहित होता है। मृदुता, सूक्ष्मता, विशदता और विरलता, ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी अधिकता से प्रतिरोध की कमी होती है। प्रतिरोध कई फैक्टर्स से मिल करके कम होता है। अगर कोई द्रव्य जिसमें मृदु गुण भी है, सूक्ष्म गुण भी है, विशद गुण भी है और विरल भी है, तो उसमें अल्प से अल्प प्रतिरोध, यानी अगर वो श्लक्षण से भी युक्त है तो बिल्कुल प्रतिरोध नहीं होगा। यस। आप कुछ समझ पा रहे हैं? यस। यानी श्लक्षण गुण तो है ही जो किसी चीज की गति में बाधा नहीं डालता, ठीक है, लेकिन ये उसके सपोर्टिव गुण है। इससे श्लक्षण गुण की शक्ति जो है वो और अधिक बढ़ जाएगी, यानी किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से, किसी तरीके से प्रतिरोध होगा ही नहीं। ठीक है ना? यस। हाँ, तो ये बात अगर आप द्रव्य प्रयोग करें और ये सारी चीज़ें देख लें तो फिर समझ लीजिए वो सबसे उत्तम प्रतिरोध रहित द्रव्य है। ठीक है? अब इसका हम लोग ये जानते हैं कि इसीलिए आकाश महाभूत में कुछ आचार्यों ने दो गुण और लिखे थे, एक तो विविक्त होना और एक वेगाई होना। ठीक है? यस। विविक्त का मतलब होता था पृथक भूत, है ना, यानी किसी से संयुक्त ना होने वाला। ठीक है? यस। तो संयुक्त क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें विशद गुण होता है। ठीक है? यस। इसीलिए वो पृथक भूत रहता है। और सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, इसलिए सर्वव्यापी है। श्लक्षण है इसलिए निराबाध है, खुद भी बाधा रहित है और इसीलिए वो सब जगह पहुंच भी जाता है। ठीक है? तो श्लक्षण गुण का उपयोग जो है ना वो शरीर में स्रोतोवरोध को नष्ट करता है, दोष धातु व मलों को अनुलोम गति प्रदान करता है। दोष धातु और मल, इनको अनुलोम गति प्रदान करता है। इसके अलावा आवरण और उपलेप का नाश करने का काम करता है। आवरण का और उपलेप का ये नाश करता है। इसके अतिरिक्त ये दोष एवं धातुओं को प्रसादित करता है, प्रसन्न करता है। प्रसन्न गुण आपने ओज में पढ़ा होगा। ठीक है? तो ओज भी श्लक्षण गुण से युक्त होता है, इसीलिए वो प्रसन्नता पैदा करता है। प्रसन्न, प्रसन्न मतलब आप प्रसन्न कब होंगे? जब आपका कोई प्रतिरोध नहीं होगा, आपकी सब बात अगर जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा तो आप प्रसन्न होंगे कि नहीं? हाँ, तो अब और ये जो श्लक्षण गुण है ये बल नाश को रोकता है, किसी भी बल को नष्ट नहीं होने देता, क्योंकि जब प्रतिरोध ही नहीं तो बल का नाश नहीं होता। ठीक है? मलों को अल्प करता है क्योंकि ज़्यादातर प्रसाद बनाता है और इस प्रकार से जीवन को दीर्घ करता है। बल नाश नहीं होने देता, मल अल्प बनाता है, दोष धातु को प्रसादित अवस्था में उत्पन्न करता है, प्रसाद के रूप में मल रहित बनाता है, इसलिए जीवन को दीर्घ करता है। तो एक बात और है कि जो श्लक्षण गुण से युक्त है वो स्वयं तो किसी में बाधा नहीं पहुंचाता, लेकिन खुद भी बाधा रहित होता है, इसलिए वो शरीर में शीघ्रता से फैल जाता है। जैसा कि आपको पता है कि आकाश सर्वत्र व्याप्त है, तो उसको व्याप्त होने में कोई समय नहीं लगता है। इसीलिए इसको जो है वो आप आत्यायिक अवस्था में उपयोग कर सकते हैं, जिससे शीघ्रता से शरीर में फैले और आपके बल नाश को रोके और शरीर में प्रसाद रूप से धातुओं को, मलों को, माने धातु और दोष को बनाए। ठीक है? तो एक और कार्य है इसका, श्लक्षण गुण है वो विष को शरीर में रुकने नहीं देता, है ना? हाँ, तो आकाशीय द्रव्य यदि आप शरीर में प्रयोग करेंगे तो फिर जो है शरीर में विष रुक नहीं पाता और इसीलिए वो जल्दी से शरीर से बाहर निकल जाता है, परिणाम स्वरूप हमें विष की स्थिति में लाभ होता है। तो हमने आपको श्लक्षण गुण पढ़ा दिया। एक गुण जल्दी से और पढ़ लेते हैं, शब्द गुण, तो फिर आकाश महाभूत हो जाएगा।
तो शब्द गुण की बहुलता वाले द्रव्य आकाशीय होते हैं, ये बात आप पहले से जानते हैं। तो हमारा पहले भी थोड़ी चर्चा शब्द गुण पे हुई है कि जो संकेत उत्पत्ति अथवा प्राप्ति हेतु उद्धत रहते हैं, जो प्राप्ति हेतु भी उद्धत हैं या संकेत की उत्पत्ति हेतु उद्धत हैं, तो दोनों कंडीशन वाले द्रव्य जो हैं वो शब्द गुण बहुल हुआ करते हैं। ठीक है, ये शब्द गुण की हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं आकाशीय द्रव्य पढ़ते समय। तो हम लोग इसका विशेष रूप से एक श्लोक लिख लीजिए। का लिखिए, का शब्दयति सोस उपसर्ग सोस उपसर्ग स्व आविष्कृतौ मतः प्रशब्दयति गंभीरम अत्यर्थम शिष्यः स्फुटीकरोति इति अर्थः। शिष्य का मतलब ये हुआ कि शब्द गुण की अधिकता वाले जो द्रव्य होते हैं वो इंद्रियों को स्फुट करते हैं। स्फुट करने का मतलब है विकसित करना, इंद्रियों को विकसित करते हैं। इसीलिए आपने पढ़ा होगा या ध्यान दिया होगा या सुना होगा कि जिन व्यक्तियों में आकाश महाभूत की अधिकता होती है उनके जो इंद्रियां हैं वो बड़ी बड़ी आकार की होती हैं, यानी बड़े बड़े कान, बड़ी बड़ी आँखें, बड़े बड़े नाक, ऐसा बड़ा मुंह, ऐसा। तो उनमें शब्द गुण या आकाश की अधिकता रहती है। आकाश मतलब बड़े बड़े आकार प्रदान करना, ठीक है, अवकाश युक्त आकार प्रदान करना। तो अवकाश जिसमें ज़्यादा होगा उसका आकार बड़ा हो जाता है, ठीक है। yes. तो ये इंद्रियों को विकसित करता है शब्द गुण। या अंकुरित करना, अंकुरित करना मतलब कि किसी चीज़ की शुरुआत करना, यानी वही इम्पल्स की शुरुआत करना, या अभी हमने जैसा कि बताया था संकेत की शुरुआत करना, ठीक है ना। या प्रोएक्टिव करना, प्रोएक्टिव करना या संकेत की उत्पत्ति अथवा प्राप्ति हेतु उद्धत करना या तैयार करना। yes. आप चाहें तो इंग्लिश में लिख सकते हैं कि सर्विंग टू प्रिपेयर, इंटरवीन इन, कंट्रोल एन एक्सपेक्टेड अकरेंस और सिचुएशंस, फुल स्टॉप करके आगे लिखिए, टेंडिंग टू इनिशिएट चेंज अदर देन रिएक्टिंग टू इवेंट्स, ओ एफ ऑफ, फिर ओ आर आर, डिनोटिंग ए मेंटल प्रोसेस दैन अफेक्ट्स ए सब्सिक्वेंट प्रोसेस। क्या लिखा है उसको थोड़ा समझ लीजिए। आपने लिखा है सर्विंग टू प्रिपेयर फॉर, यानी किसी कार्य को करने के लिए तैयार होना, है ना। yes. सर्विंग टू Prepare. प्रिपेयर फॉर, ठीक है। या फिर इंटरवीन इन, या उसमें इंटरवीन करने के लिए, इंटरवीन मतलब हस्तक्षेप करने के लिए, ठीक है। आर कंट्रोल एंड एक्सपेक्टेड अकरेंस आर सिचुएशन, या फिर किसी सिचुएशन या अकरेंस को कंट्रोल कर, एक्सपेक्टेड कंट्रोल, जितना आवश्यक उतना नियंत्रित करने की स्थिति। फिर इसी चीज़ को कहा कि टेंडिंग टू इनिशिएट चेंज, चेंज को इनिशिएट करने की तरफ जो शुरुआत है, टेंडिंग टू इनिशिएट चेंज रादर देन रिएक्टिंग टू इवेंट। ऐसा नहीं, किसी भी स्थिति के प्रति रिएक्ट नहीं करना बल्कि चेंज करना। देखो, चेंज होना अलग है और रिएक्ट करना अलग है, समझ पा रहे हैं बात। yes. आप जैसे ये होता है कि मान लीजिए मैंने पढ़ने के लिए आपको बोला तो आप हमारा विरोध करें, ये है रादर देन रिएक्टिंग टू इवेंट। आप रिएक्ट कर रहे हैं, सर पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, इतना पढ़ के भी क्या करेंगे, जो लोग पढ़ते हैं वही क्या कर लिए, ऐसा। दिस इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है। yes. बट टेंडिंग टू इनिशिएट ए चेंज, तो सर बोल रहे हैं तो लाओ हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। दिस इज द इनिशिएटिंग अ चेंज, दिस इज नॉट रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन होता है प्रतिरोध के केस में, जहां आप विरोध करना चाहते हैं, दैट इज रिएक्शन, क्लियर है। yes. और जहां आप सुधार करना चाहते हैं, दैट इज चेंज। तो सुधार में आप प्रतिरोध नहीं कर रहे हैं, कोई लड़ाई नहीं करना चाहते, कोई रुकावट नहीं डालना चाहते, है ना, समझ में आ रहा है। तो यही बात आपने लिखी है। और फिर और लिखा है ऑफ आर डिनोटिंग ए मेंटल प्रोसेस देन अफेक्ट ए सब्सिक्वेंट प्रोसेस। किसी सब्सिक्वेंट प्रोसेस को अफेक्ट करने के लिए, अफेक्ट माने प्रभावित करने के लिए, है ना, yes.
किसी मेंटल प्रोसेस को डिनोट करना, यानी मेंटल प्रोसेस को करना जिससे आगे आने वाली क्रिया हो सके। ठीक है, ये है क्या चीज, शब्द गुण का कार्य या शब्द गुण। तो कुल मिला के इंद्रिय जड़ता को नष्ट करने के लिए शब्द गुण बहुल द्रव्यों का चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। इंद्रिय जड़ता है तो वो प्रतिरोध करेगी। अगर आप में जड़ता है तो आपको हम पढ़ने बोलेंगे ना तो आप हमको गाली दोगे या हमारे लिए बुरा सोचोगे, तो ये आपकी जड़ता का प्रतीक होगा, यानी आप प्रतिरोध से युक्त हैं। जब भी हमारी बात को आप बुरा मानते हैं तो ये निश्चित हो गया कि आप में सत्व गुण की कमी है। ठीक है ना? हाँ, तो इसीलिए फिर जब शब्द गुण बहुल द्रव्य दिया जाएगा तो शरीर में, मन में आकाशीय द्रव्य प्रयुक्त होंगे तो सत्व की वृद्धि होगी, परिणाम स्वरूप जड़ता नष्ट होगी, यानी आप सुधार लाने का कार्य करेंगे, इनिशिएट चेंज, है ना? और जड़ता का मतलब होता है जैसे थे वैसे बने रहना, कुछ नहीं समझना, कुछ परिवर्तन नहीं लाना, ये स्थिति क्या है? जड़ता है। तो शब्द गुण क्या करता है? इसी बात को चेंज करता है कि जिससे आदमी बिना प्रतिरोध किए हुए अपने उस स्थिति को परिवर्तन करने के बारे में सोचे, है ना? तो इसी को कहते हैं जड़ता का नाश करना। तो इंद्रिय जड़ता नष्ट करने के लिए शब्द गुण बहुल द्रव्यों का चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। समझ गए? इसके अलावा दोष धातु आदि के जो सतत कार्य हैं उनको करने के लिए, कार्यों के सातत्य को बनाए रखने के लिए, क्योंकि अगर विरोध होगा तो कार्य रुक जाएगा, तो कार्यों के सातत्य को, कंटिन्यूएशन को जारी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शब्द गुण से युक्त जो द्रव्य हैं उनको चिकित्सा में प्रयोग करना चाहिए। ठीक है? जब, जैसा कि जानते हैं कि विष जब प्रयोग करते हैं तो दोष धातु अपने अपने कर्मों को छोड़ने लगते हैं। ठीक है? तो फिर अपने कर्मों में इनिशिएशन करना, ये शब्द गुण का कार्य है। तो इसीलिए आप विष की स्थितियों में भी शब्द गुण बहुल द्रव्यों का चिकित्सा में प्रयोग करेंगे। ठीक है? देखिए, विष जो होता है उसमें तम और रज दो गुण बहुत ज़्यादा होते हैं, सत्व गुण नहीं होता। रज गुण की बहुत अधिकता होती है ना? तो दो तरह के विष होते हैं, एक स्थावर एक जांगम। तो एक की गति अधो होती है और एक की गति ऊर्ध होती है। तो जिसकी गति अधो होती है वो तम गुण प्रधान होता है और जिसकी गति ऊर्ध होती है वो रज गुण प्रधान होता है। ठीक है? लेकिन सत्व गुण प्रधान कोई सा भी नहीं होता है। ठीक है? इसीलिए जब हम सत्व गुण बढ़ाने वाले द्रव्य चिकित्सा में या मंत्र के द्वारा हम चिकित्सा करते हैं तो सत्व गुण बढ़ता है, क्योंकि मंत्र कैसे उत्पन्न होता है? शब्द से, और शब्द क्या है? आकाशीय है, और आकाश सत्व गुण प्रधान है। इसलिए मंत्र चिकित्सा विष की सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। अब आप समझ गए? जैसे आचार्य ने लिखा है सुश्रुत संहिता में, आपने कल्प स्थान में पढ़ा, शब्द अरिष्टा उत्कर्तन, ऐसा चिकित्सा के उसमें सबसे पहला जो विधान है वो क्या है? मंत्र चिकित्सा है। मंत्र अरिष्टा उत्कर्तन पढ़ा कि नहीं? तो मंत्र जो है वो शब्द के द्वारा है, और शब्द जो है वो आकाश में है, और आकाश जो है परम सात्विक है। इसलिए मंत्र के प्रयोग से सत्व की वृद्धि होती है, और सत्व की वृद्धि होने से रज और तम घटते हैं, तो विष का प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं पड़ता है और हमें विष से हानि नहीं होती है। अब तो समझ ही गए होंगे। हाँ, लेकिन ये बात सबको नहीं मालूम कि क्यों मंत्र से चिकित्सा की जाती है। इसीलिए बहुत सारे मानसिक विषयों में मंत्र से चिकित्सा की जाती है ना? ग्रह आदि में भी मंत्रों का पाठ किया जाता है, ज्वर में भी मंत्र का पाठ किया जाता है। तो उसका कारण है जब शरीर में रज और तम बढ़े हों, और रज और तम महादोष हैं जो कि प्रमुख रूप से मन को प्रभावित करते हैं। इसलिए मन के दोषों को दूर करने के लिए मंत्र की चिकित्सा आवश्यक होती है। इसीलिए मननात् इति मंत्र, और मन से ही मनन होता है, इसीलिए मन पे मंत्र का प्रभाव होता है। फिर आपने जान लिया कि अगर हमारे शरीर के धातुओं में और दोषों में अगर अत्यधिक प्रतिरोध होगा तो धातु नाश अधिक बढ़ जाएगा, है ना? तो धातु नाश को रोकने के लिए हमें जो है वैसे तो आकाशीय द्रव्य प्रयोग करने चाहिए या सुलक्षण गुण वाले द्रव्य प्रयोग करने चाहिए। ठीक है? शब्द गुण का जो प्रयोग है वो क्षोभ रहितता या समत्व लाने के लिए, जिनमें सत्व अधिक हो जाता है वो समता से युक्त हो जाते हैं। तो समत्व की स्थिति यदि उत्पन्न करना है तो हमें क्या करना चाहिए? हाँ, शब्द गुण बहुल द्रव्यों का चिकित्सा में प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने आपको शब्द गुण के बारे में भी पढ़ा दिया। तरीके से आकाशीय द्रव्य हो गए हैं।